जय हिंद। मैं आर के विश्वा और आप देख रहे हैं केएमटी क्लासेस। केएमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर पेपर कोड 106 विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, इसके अंतर्गत हम लोग 1 बाय 1 करके चैप्टर का डिस्कशन कर रहे थे। इस पेपर का 1 यूनिट कंप्लीट हो चुका है। आप 1 यूनिट के सभी टॉपिक का नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो चैनल पे देखकर वहां से आप बना सकते हैं। आज इस पेपर का दूसरा यूनिट का प्रारंभ करेंगे। दूसरे यूनिट का पहला चैप्टर भारतीय शिक्षा आयोग 1882 की संस्तुतियां, रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कि रिकमेंडेशन क्या है। पहले तो सर्वप्रथम ये जानते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग है क्या। देखिए, भारतीय शिक्षा आयोग जो 1857 में भारतीयों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो लड़ाई या जो आंदोलन छिड़ी थी, जो आंदोलन का शुभारंभ किया था, उस आंदोलन को 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? इस आंदोलन को दबाने के बाद भारतीय यानी जो आंदोलन को दबाया गया, उस आंदोलन को दबाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन की बागडोर यानी कंपनी के हाथ से मतलब अपने स्वयं संभालने का निर्णय किया। मतलब जब ये आंदोलन छेड़ दिया गया था 1857 में, तब कंपनी ने स्वयं अपने हाथ में सारा बागडोर संभाल लिया। कंपनी के स्थान पर न देके भारत उस समय का जो ब्रिटिश सरकार थे स्वयं संभालने का निर्णय लिया। 1 नवंबर 1858 में को ये उस समय का जो ब्रिटेन का तत्कालीन महारानी विक्टोरिया थी, उसने इस आशय पर एक आदेश जारी किया और तभी से इस देश में ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन लागू हुआ। तभी से क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार का ये शासन लागू हुआ। लॉर्ड कैनिंग को ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल और वायसराय बनाया गया, नियुक्त किया गया। इसके बाद 1861 में ब्रिटिश सरकार ने यानी ब्रिटेन सरकार ने भारतीय संवैधानिक अधिनियम पास किया, जिसके अनुसार भारत के प्रत्येक प्रांत में विधान परिषद यानी जो विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें भारतीयों को भारतीय प्रतिनिधित्व यानी उसमें भी भारतीयों को प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया गया कि उसमें भारतीय भी प्रतिनिधित्व करेंगे। धीरे धीरे भारत में ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ हो गया यानी स्थायित्व हो गया। तो भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने के बाद यानी कि ब्रिटिश शासन ने भारत में जब अपना शासन सुदृढ़ कर लिया, तो उसके बाद भारत की शिक्षा पर यानी भारतीय शिक्षा पर ध्यान दिया। इधर भारत में भारतीय और उधर इंग्लैंड में ईसाई मिशनरी भारतीय शिक्षा में जो परिवर्तन है उसकी मांग कर रहे थे कि भारतीय शिक्षा में परिवर्तन किया जाए। इस शिक्षा हेतु ईसाई मिशनरी ने मतलब जो ईसाई मिशनरी थे, इंग्लैंड में जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया संस्था का गठन भी किया और इसके माध्यम से ये ब्रिटिश सरकार पर भारत की शिक्षा नीति में परिवर्तन करने के लिए बराबर दबाव डाल रहे थे। दबाव इसलिए डाल रहे थे क्योंकि उन लोगों का जो वुड स्पेस में यानी कि दरअसल यह बात थी कि वुड स्पेस में घोषित जो शिक्षा नीति थी, वुड स्पेस यानी 1852 के तहत जो भारतीय शिक्षा में ईसाई मिशनरियों का प्रभुत्व जो था वो समाप्त हो गया था। 1880 में लॉर्ड रिपन
भारत के नए गवर्नर जनरल और वायसराय नियुक्त किए गए। अनुकूल अवसर जानकर जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया में, यानी इंडिया के एक प्रतिनिधित्व मंडल ने लॉर्ड रिपन से भेंट की और उसने अपने समस्याओं से अवगत कराया और उनसे भारतीय शिक्षा नीति में परिवर्तन करने का निवेदन भी किया कि भारतीय शिक्षा नीति में परिवर्तन किया जाए। तो लॉर्ड रिपन ने उन्हें भारतीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया कि भारतीय शिक्षा नीति में पुनः विचार किया जाएगा। वैसे भी देश में जब वुड डिस्पैच लागू किया गया था तो उसको शिक्षा नीति लागू करने का वुड डिस्पैच लगभग 25 वर्ष से अधिक ही हो चुका था, परंतु पुनर्विचार होना आवश्यक भी था। अतः लॉर्ड रिपन ने 3 जनवरी 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग में 20 सदस्य रखे गए थे, जिनमें 7 भारतीय थे। वायसराय की तत्कालीन काउंसिल के सदस्य सर विलियम हंटर को इस आयोग के अध्यक्ष थे, यानी इसको इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, इसलिए इस आयोग को हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 1882 भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि आयोग का जो कार्यक्षेत्र था, कि आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था। लॉर्ड रिपन का सबसे अधिक चिंता भारत के प्राथमिक शिक्षा के विकास की थी। लॉर्ड रिपन चाहता था कि भारत में जो प्राथमिक शिक्षा का हो उसका विकास हो, वो सबसे ज्यादा उसकी चिंता थी। इसलिए उन्होंने आयोग को निम्नलिखित समस्याओं का अध्ययन करने और उस पर सुझाव देने का आदेश दिया। पहला नंबर है, वुड डिस्पैच द्वारा घोषित भारतीय शिक्षा नीति 1854 का पालन किस सीमा तक हुआ है और इस नीति का क्या परिवर्तन की आवश्यकता है। दूसरा, भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति क्या है, उसके सुधार एवं विकास के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तीसरा, क्या भारत सरकार उच्च माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर अधिक ध्यान देने के कारण प्राथमिक शिक्षा में बाधा पड़ी है। अगला, भारत की शिक्षा व्यवस्था में राजकीय स्कूलों की क्या भूमिका है। इस संदर्भ में, यानी इस संदर्भ में या इस संबंध में भारत सरकार की क्या नीति होनी चाहिए। क्लियर? भारत की शिक्षा व्यवस्था में मिशनरी स्कूलों की क्या भूमिका है, इस संबंध में सरकार की क्या नीति होनी चाहिए। भारत में शिक्षा के प्रसार में व्यक्तिगत प्रयासों की क्या भूमिका है, इस संबंध में सरकार की क्या नीति होनी चाहिए। ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित। अब बात करते हैं आयोग का प्रतिवेदन, कि आयोग का प्रतिवेदन क्या है। देखिए, आयोग ने 7 सप्ताह तक कलकत्ता में शिक्षा संबंधी पूर्व सरकारी दस्तावेज, विशेषतौर पे वुड डिस्पैच का गहराई से अध्ययन किया और उसके बाद इसके सदस्यों ने 7 माह तक, यानी 7 महीने तक भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण किया, तात्कालिक शिक्षा व्यवस्था का समग्र रूप का अध्ययन किया। इसके बाद सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श किया और अंत में प्रतिवेदन तैयार कर मार्च 1883 में उसे सरकार को प्रेषित कर दिया। यह प्रतिवेदन 770 पेज का था, मतलब 770 पेज का एक विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें तत्कालीन भारतीय शिक्षा से संबंधित सभी पहलुओं का विस्तार पूर्वक सुझाव दिए गए थे। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के सुझाव। सजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति मुख्य रूप से वुड डिस्पैच में घोषित शिक्षा नीति 1854
क्रियान्वयन एवं परिणामों का अध्ययन करने और भारत में प्राथमिक शिक्षा को तात्कालीन स्थिति का अध्ययन करने और उसमें विकास सुधार के उपाय खोजने हेतु की गई थी, परंतु उसने तात्कालिक भारतीय शिक्षा को का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया और समस्त पहलुओं पर अपना सुझाव दिया। क्लियर? अब देखिए, वो जो सुझाव था यानी वुड डिस्पैच में घोषित शिक्षा नीति 1854 के संदर्भ में जो सुझाव था वो इस प्रकार है। आयोग ने सामान्यतः वुड डिस्पैच में घोषित शिक्षा नीति 1854 का समर्थन किया। उसने यह अवश्य अनुभव किया कि इस नीति का क्रियान्वयन निष्ठापूर्वक या निष्ठा के साथ नहीं किया गया था। साथ ही साथ इस नीति में परिवर्तन हेतु कुछ सुझाव दिए। इसमें दो सुझाव मुख्य थे। पहला, दो सुझाव मुख्य थे। कितने? दो सुझाव। पहला, सरकार प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों पर छोड़ दे, यानी नगर पालिका और जिला परिषद जो है उस पर छोड़ दे। माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत संस्थाओं या संगठनों के हाथ में छोड़ दे। दूसरा यह था कि सरकार सहायता अनुदान प्रणाली में उदार नीति अपनाए। इस संदर्भ में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए जो इस प्रकार है अनुदान के मामले में। पहला, कि विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन, छात्रों की छात्रवृत्ति के साथ साथ विद्यालयों के भवन निर्माण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि के लिए अनुदान दिया जाए। दूसरा है कि सहायता अनुदान के नियम को सरल एवं उदार बनाया जाए, किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो ना हो, एकदम आसान तरीके से अनुदान प्राप्त हो सके। तीसरा यह था कि अनुदान के नियम को प्रांतीय आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जाए, यानी कि प्रांतीय जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल बनाया जाए। सहायता अनुदान के नियम अलग अलग मदों के लिए अलग अलग बनाए जाए। सहायता अनुदान के सभी नियम से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सभी व्यक्ति विशेषकर प्रधानाचार्य को अवगत कराया जाए, इनका प्रकाशन भी कराया जाए। नेक्स्ट है कि किसी विद्यालय के किसी भी मद हेतु प्राप्त सहायता अनुदान प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेने से पूर्व विद्यालय का निरीक्षण किया जाए। ठीक। नेक्स्ट है कि विद्यालय को सहायता अनुदान स्वीकृति करने में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। विद्यालयों को सहायता अनुदान की धनराशि समय पर पहुंचाई जाए। जिन विद्यालयों की सहायता अनुदान दिया जाए उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए। किसी विद्यालय को सहायता अनुदान देना अकारण बंद न किया जाए, यानी बिना कारण के उसको देना बंद न किया जाए। अब आता है कि आयोग का प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सुझाव, यानी प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में क्या सुझाव दिया गया है। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में जो सुझाव दिया गया है निम्नलिखित रूप से क्रमबद्ध कर सकते हैं या निम्नलिखित रूप इस प्रकार है। पहला, शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का प्रशासन और वित्त का भार स्थानीय निकायों को सौंपने का दिया है और स्पष्ट किया है कि ये संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करेगी, उनमें शिक्षकों को नियुक्ति करेगी, शिक्षकों के वेतन का भुगतान करेगी और अन्य सभी प्रकार के व्यय को वहन करेगी। आयोग ने इस स्थानीय निकायों को शिक्षा हेतु वित्त व्यवस्था के संदर्भ में यह सुझाव दिया कि ये अलग से प्राथमिक शिक्षा कोष का निर्माण करेगी और इस कोष को केवल प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करेगी। प्रांतीय सरकारें इन्हें कुल व्यय के रूप में 1/2 भाग या 1/3 भाग अनुदान के रूप में देगी। क्लियर है। दूसरा है कि शिक्षा का उद्देश्य। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य को 2 प्रकार के उद्देश्य निश्चित किए हैं। पहला, जन शिक्षा का प्रसार करना, यानी कि जन शिक्षा का प्रसार करना। दूसरा, व्यावहारिक जीवन की शिक्षा, यानी सभी को व्यावहारिक जीवन जीने के लिए शिक्षा प्रदान करना। तीसरा है कि प्राथमिक शिक्षा की पाठचर्या। आयोग की दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा की पाठचर्या प्राथमिक शिक्षा जीवन से के व्यावहारिक पक्ष से संबंधित होनी चाहिए। इस संदर्भ में
निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। प्राथमिक शिक्षा की पाठचर्या प्रांतों की अपनी परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए। उनमें प्रांतीय भाषा, प्रांतीय व्यवहार, मानदंडों की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक प्रांत में प्राथमिक शिक्षा की पाठचर्या व्यवहारिक गणित, बही खाता, सरल विज्ञान, आरोग्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान को अनिवार्य रूप से रखा जाए। स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि, पशुपालन, कताई, बुनाई आदि में से किसी एक की सामान्य शिक्षा दी जाए। चौथा है कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम। आयोग ने यह सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देसी भाषाएं या प्रांतीय भाषाएं होनी चाहिए। उसमें यह प्राथमिक शिक्षा का माध्यम, आयोग ने सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देसी भाषाएं या प्रांतीय भाषाएं होनी चाहिए। उसमें यह भी सुझाव दिया कि सरकार इन भाषाओं के विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सरकार को इन भाषाओं के विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अगला है कि प्राथमिक शिक्षा हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त करने पर बल दिया। प्राथमिक शिक्षा के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय यानी नॉर्मल स्कूल की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया। आयोग की सहमति के प्रत्येक विद्यालय निरीक्षण के क्षेत्र में कम से कम एक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय अवश्य होना चाहिए। प्राथमिक देसी पाठशालों को प्रोत्साहन, यानी कि जो उस समय प्राथमिक देसी पाठशाले चल रहे थे उसको प्रोत्साहन दिया जाए। उसके संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। सभी देसी पाठशालाओं को भवन निर्माण, अध्यापकों का वेतन भुगतान के लिए अनुदान दिया जाए। इसमें अध्ययनरत निर्धन छात्रों की छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए। इसकी पाठचर्या में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न किया जाए, परंतु उपयोगी विषयों को सम्मिलित करने का भी अवश्य सुझाव दिया गया। इन विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में सुझाव। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए हैं। माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। जिस प्रकार प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में आयोग ने सुझाव दिया था, उसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में आयोग ने सुझाव दिया है। माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन और वित्त में आयोग ने सुझाव दिया है कि माध्यमिक शिक्षा का भार कुशल और धनी व्यक्तियों को सौंप दिया जाए, परंतु जिन क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रयासों से माध्यमिक विद्यालय नहीं खोले जा सके हैं, वहां पे सरकार स्वयं माध्यमिक विद्यालय खोले, परंतु ऐसा स्कूल किसी भी जिले में एक से अधिक न खोला जाए। साथ ही साथ यह सुझाव दिया कि व्यक्तिगत प्रयासों से चलाए जा रहे माध्यमिक स्कूलों को सहायता अनुदान देने की उदारता बरती जाए और किसी प्रकार का कोई भेदभाव न किया जाए। दूसरा है कि माध्यमिक शिक्षा के माध्यम यानी माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य। माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य यानी आयोग ने अपने प्रतिवेदन में माध्यमिक शिक्षा के 2 उद्देश्य निर्धारित किए: सामान्य जीवन की तैयारी और उच्च शिक्षा में प्रवेश की तैयारी। माध्यमिक शिक्षा का माध्यम या माध्यमिक शिक्षा का पाठचर्या। आयोग ने माध्यमिक स्तर पर 2 प्रकार के पाठ्यक्रम चलाने के सुझाव दिए: अ पाठ्यक्रम, ए कोर्स, बी कोर्स। अ पाठ्यक्रम यानी ए कोर्स जो है, इसमें इस पाठ्यक्रम में साहित्यिक पाठ्यक्रम होगा। यह उन बच्चों के लिए होगा या उन छात्रों के लिए होगा जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए इस पाठ्यक्रम में साहित्यिक विषयों को स्थान दिया गया और अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य किया गया। ब पाठ्यक्रम, यह पाठ्यक्रम उन छात्रों के लिए है यह जो जीवन जीना चाहते हैं, यानी जीवनोपयोगी पाठ्यक्रम होगा। यह बच्चों के लिए है या माध्यमिक शिक्षा के बाद जो जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं और या फिर उच्च व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे, उसके लिए व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया गया है। इसमें भी अंग्रेजी का माध्यम अनिवार्य होगा, मतलब अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य होगा। माध्यमिक शिक्षा का माध्यम। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में उसके माध्यम के संदर्भ में अपना कोई सुझाव नहीं दिया है।
जब कोई सुझाव नहीं दिया है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस समय बुट स्पेस में जो माध्यम अंग्रेजी माध्यम बनाए रखा था उसका भी समर्थन किया। माध्यमिक शिक्षा शिक्षकों माध्यमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त करने पर बल दिया और प्रशिक्षित शिक्षकों की पूर्ति के लिए शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलने की सिफारिश की। उच्च शिक्षा के संदर्भ में सुझाव। आयोग ने उच्च शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए हैं। उच्च शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। आयोग ने यह सुझाव दिया कि सरकार को उच्च शिक्षा का भार जनता पर छोड़ देना चाहिए। राजकीय महाविद्यालय केवल उन्हीं स्थानों पर खोले जाए जहां पे जनता इसे खोलने में असमर्थ है। ठीक है, जहां पे जनता इसे खोलने में असमर्थ और जहां पे इसकी मांग हो। आयोग में गैर सरकारी महाविद्यालयों की वित्त व्यवस्था के संदर्भ में सुझाव दिया और सरकार इन महाविद्यालयों को सभी मदों के लिए उदारपूर्वक अनुदान दे। साथ ही साथ यह सुझाव दिया कि अनुदान महाविद्यालय में शिक्षकों और शिक्षार्थियों की संख्या और उनकी जरूरतों के आधार पर दी जाए। शिक्षा का उद्देश्य। आयोग की सहमति से उच्च शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए। उच्च शिक्षा यानी उच्च ज्ञान की प्राप्ति के लिए, नैतिक उत्थान, प्रकृति, धर्म, मानव धर्म का ज्ञान के लिए, नागरिकों के कर्तव्यों का ज्ञान, ये उद्देश्य निर्धारित किए गए। उच्च शिक्षा की पाठचर्या। आयोग ने उच्च शिक्षा की पाठचर्या को व्यापक बनाने का सुझाव दिया जिससे छात्रों की अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चुनाव कर सके। दूसरा सुझाव नैतिक शिक्षा को अनिवार्य करने का दिया और इसके लिए विशेष प्रकार की पुस्तकें तैयार करने का सुझाव दिया जिसमें प्रकृति, धर्म, मानव धर्म के सिद्धांतों का भी प्रतिपादन हो। उच्च शिक्षा का माध्यम। आयोग ने उच्च शिक्षा के माध्यम के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई सुझाव नहीं दिया। इसका मतलब यह है, इसका अर्थ यह है कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाए रखना उचित समझा। प्राध्यापकों की नियुक्ति। आयोग ने सुझाव दिया कि महाविद्यालय में प्राध्यापकों की नियुक्ति करते समय यूरोपीय विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त भारतीय को प्राथमिकता दी जाए। अब बात करते हैं शिक्षा आयोग का मूल्यांकन। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का मूल्यांकन गुण दोषों के आधार पर किया जाता है। एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882। भारतीय शिक्षा आयोग के गुण। देखिए, भारतीय शिक्षा आयोग का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसने बुट स्पेस में घोषित शिक्षा नीति 1854 के केवल उन्हीं तत्वों पर अपना मुहर लगाया जो भारतीयों के हित में थे। दूसरा कि आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का कार्यभार स्थानीय निकायों को छोड़कर शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। तीसरा कि आयोग ने माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा का कार्यभार कुशल एवं धनी व्यक्तियों पर छोड़कर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। आयोग ने इसे व्यक्तिगत प्रयासों में भारतीय के प्रयासों को अधिक प्रोत्साहन दिया। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय इस क्षेत्र में आ गया है। इसी के कारण भारतीय शिक्षा से ईसाई मिशनरियों का प्रभुत्व को समाप्त करने का सुझाव दिया। इससे भारतीय अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करने में सफल हुए। आयोग ने सहायता अनुदान की शर्तें सरल और उदार बनाने की सिफारिश की। इससे विद्यालयों की स्थापना और उनका संचालन में बड़ा सहयोग मिला। आयोग ने पहली बार विभिन्न स्तरों की शिक्षा के लिए अलग अलग उद्देश्य निश्चित किए गए। इससे किसी भी स्तर की पाठचर्या का निर्माण करने में सरलता होगी। इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा बनाकर जन शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया
अब बात करते हैं शिक्षा आयोग की जो दोष है, भारतीय शिक्षा आयोग का जो दोष है, जो कमियां हैं उसको। इस आयोग ने सरकार का शैक्षिक उत्तरदायित्व सीमित कर दिया, कर शिक्षा के क्षेत्र में उथल पुथल कर दी। दूसरा दोष इस प्रकार आया कि भारतीय शिक्षा यानी शिक्षा को स्थानीय निकायों और व्यक्तिगत हाथों में सौंपने से उसका स्तर गिरा, उसकी गुणवत्ता में कमी आई। तीसरा दोष यह निकल कर आया कि स्थानीय निकायों को शिक्षा के लिए अलग अलग कोष बनाने का सुझाव दिया गया, परंतु यह कोष कैसे बनाया जाए, कैसे खर्च किया जाए, इस संदर्भ में कोई सुझाव नहीं दिया गया। इस आयोग ने स्थानीय निकायों को प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए दिए जाने वाले सरकारी अनुदान की कोई न्यूनतम सीमा निश्चित नहीं की। इससे कार्य को गति नहीं दी जा सकती। अगला दोष यह है कि इस आयोग ने अनिवार्य एवं निःशुल्क सामान्य शिक्षा के लिए कोई सुझाव नहीं दिया। यह इसका एक अन्य बड़ा दोष था। नेक्स्ट, आयोग ने मुसलमान बच्चों के लिए अलग स्कूल खोलने का सुझाव दिया। इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना था। आज हमने जाना यूनिट 2 का पहला टॉपिक, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के समक्ष पक्षों का इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन किए। और आप सभी से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और उन छात्रों तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं जो बीएड सेकंड सेमेस्टर में अध्ययनरत है। धन्यवाद।